हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, कोशिका के बारे में। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सेल डिवीजन और सेल साइकिल के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, क्योंकि वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता था, इसलिए वो चैप्टर मैंने आपको पहले करा दिया था। इसमें कुछ कोशिकांगों के बारे में आपको जान लेना है। जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आप जानेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट कोशिकांग न्यूक्लियस और उसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में बात करेंगे, जिससे क्रोमोसोम्स बनते हैं। बच्चों, न्यूक्लियस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो मेन अंतर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यानी कि कोशिका के लेवल का जब विभाजन किया गया तो सबसे पहले उसके अंदर मौजूद न्यूक्लियस का कितना लेवल तक वो डेवलप्ड था, इस पर डिसाइड किया गया कि ये कोशिका प्रोकैरियोटिक कहलाएगी या यूकैरियोटिक कहलाएगी। यानी कि कैरियन कैसा है उसमें, इस पर डिपेंड था कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में हम सभी ने पढ़ा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस उसका फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए जो उसका आनुवंशिक पदार्थ है कोशिका के अंदर का, वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। ठीक है। उसके अलावा जो यूकैरियोटिक कोशिका है बच्चों, उसमें जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। कैसा होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है ना। तो इसमें आप ये देख रहे हैं, जैसा ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि न्यूक्लियस एक ऐसा कोशिकांग है जिसको सबसे पहले किन्होंने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी 1831 में, उसको डिस्क्राइब किया गया था। बाद में फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस की मटेरियल को बेसिक डाई के द्वारा स्ट्रेन किया था और उसके बाद उन्होंने उलझे हुए धागों सी संरचना जो इसके अंदर प्रेजेंट थी, जो यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये उलझे हुए धागों की संरचना जो दिखाई पड़ रही है, उसको उन्होंने क्रोमैटिन मटेरियल का नाम दिया। ठीक है, उसको क्या नाम दिया? क्रोमैटिन मटेरियल का। यहाँ पे ये जो उलझे हुए धागे, ये बहुत सारे उलझे हुए धागे जो दिखाई पड़ रहे थे, उसको इन्होंने किसका नाम दिया? क्रोमैटिन मटेरियल का नाम दिया। और अंदर की तरफ क्या चीज प्रेजेंट थी? अंदर की तरफ प्रेजेंट था न्यूक्लियोलस। आप सबको पता है केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो न्यूक्लियस है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप समझेंगे। ये जो आपका न्यूक्लियस है, ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको बिल्कुल इंटरनली अगर हम समझेंगे तो ये किस तरह से बना होता है, इसको हम देखेंगे, है ना। ये आपको न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। इस न्यूक्लियस में आपका क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है जो, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं वो आप देखेंगे। ये आपका मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है, तो ये उसका बाहरी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ये परत बनी, है ना। इसी तरह से ये जो बीच में गैप आपको दिखाई दिया, ये गैप क्या है? ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर पोर्स है जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर है। और ये क्या है? ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रही हूँ किसी न्यूक्लियस का कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ कण यहाँ पे लगे हुए होते हैं। ये क्या है? ये जो दानेदार संरचना दिखाई देती है, ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। ये क्या होते हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं। या आप पूरी बाहर की तरफ इस तरह से मोतियों जैसी संरचना बना सकते हैं। ये क्या है? ये न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाने वाला राइबोसोम्स के दाने हैं, ग्लोब्यूल्स ऑफ राइबोसोम्स। ये क्या है? ये है राइबोसोम्स।
ये क्या है? राइबोसोम्स। ये जो बाहर वाला आपका इससे अटैच भी बहुत सारी चीजें होती है ना, ये क्या है? ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ER। न्यूक्लियस से डायरेक्टली अटैच होता है, ये क्या हो गया आपका? ER हो गया। इसको हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो दानेदार संरचना दिखाई पड़ रही है, ये क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है आपकी राइबोसोम्स। ये क्या कहलाती है? राइबोसोम्स। हम बात कर रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का। इस न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है ना? क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक द्रव्य। सबसे पहले क्या देखेंगे? एक एक चीज का समझेंगे। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य प्रेजेंट है, यानी कि एक फ्लूइड प्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो पूरा फ्लूइड, मतलब बिल्कुल द्रव नहीं है, सेमी सॉलिड भी नहीं है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है इसके अंदर? केंद्रक के अंदर मौजूद जो द्रव्य है वो क्या है? केंद्रक द्रव्य, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। ये क्या है? ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है, ये जो गैप है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियोपोर। ये क्या है? न्यूक्लियोपोर है। अब आप सब देख पा रहे हैं कि दो परतें दिखाई पड़ रही हैं आपको। जो बाहरी आवरण है, न्यूक्लियर एनवेलप है, इसमें दो परतें दिखाई पड़ रही हैं। तो ये है आपका आउटर और ये है इनर। इसके बीच का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है? ये है आपका पेरी न्यूक्लियर। ये बीच वाला पार्ट जो है, ये क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ये आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस है और ये आपका इंटरनल लेयर है और ये आपकी आउटर लेयर है, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है ना। यहाँ पे आपकी ऐसे ऐसे उलझे हुए धागों जैसी संरचना प्रेजेंट होती है। यहाँ पे उलझे हुए धागों जैसी संरचना प्रेजेंट होती है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने देख लिया, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देख लें तो यहाँ पे दो इस तरह से दो लेयर्स हैं। ये वाली इंटरनल है और ये वाली क्या है? आउटर है। इसके बीच में क्या है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है। अब इसके अंदर के मटेरियल पे हम चले जाते हैं। ये आपका क्या है? यहाँ पे उलझे हुए धागों सी संरचना और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और इसके अंदर इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर यहाँ पे ये आपका है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन, है ना। ये प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियोलस है, यानी केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली केंद्रिका न्यूक्लियोलस, जो आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। तो क्या क्या चीजें देखी आपने कि सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के बाहर की तरफ सरफेस पे जो दानेदार संरचना पाई जाती है वो राइबोसोम्स के बाद उससे जुड़े हुए जो ट्यूबुल्स लाइक संरचना है वो ER कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आपका यूक्रोमैटिन होता है जो बाहर की तरफ होता है और हेट्रोक्रोमैटिन होता है, ठीक है। पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन भी होता है जो अंदर की तरफ होता है और न्यूक्लियर पोर, दो ये बीच में न्यूक्लियर पोर्स हैं जहां पे ये दोनों यहाँ पे ज्वाइंट होती है। ये ऐसे होती है यहाँ पे, एक्चुअल में यहाँ पे ये ऐसे फ्यूज होती है, दोनों जो लेयर्स हैं वो फ्यूज होती है और पोर्स बनाती है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं इनको, ठीक है। और बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है
है ना, और न्यूक्लियोलस के अंदर भी इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। तो ये आपका कैसा हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हो गया आपका। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो ये देखा बच्चों आपने कि किस तरह से जो आपका न्यूक्लियस है वो किस तरीके से दिखता है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, वो आपने देखा है ना। इसमें आपने अलग अलग जो चीजें हैं वो सारी समझ में आई कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसमें आपका दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है ना। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा होता है, न्यूक्लियस क्या है, इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, एक बेसिक डाई से स्ट्रेन कर लिया था और जो अंदर न्यूक्लियर मटेरियल था उसको फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन नाम दे दिया था। इंटरफेज के टाइम पे जब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा होता है तब उस समय पे क्रोमैटिन न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक से अधिक स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियोलाई होते हैं। और इंटरफेज कैसा है, इंटरफेज एक ऐसा फेज है जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। दो सेल डिवीजन के बीच का जो फेज है, आपने पढ़ा था जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था जो इंटरफेज होता है वो उनका स्लीपिंग फेज होता है, उस समय पे कुछ नहीं हो रहा होता है सेल के अंदर। और क्रोमैटिन जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए हाईली एक्सटेंडेड इलेबोरेट फाइबर्स होते हैं क्रोमैटिन, जिनको आप आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में देखेंगे, ये क्या है, इसमें दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स पाई जा रही हैं जिसके बारे में आपने देखा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, ये दो पैरेलल मेम्ब्रेन्स पाई जा रही है, एक ये बाहर की तरफ और एक ये अंदर की तरफ। ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहलाता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहलाता है। 10 to 50 नैनोमीटर तक ये हो सकता है। क्या हो सकता है, ये 10 to 50 नैनोमीटर तक ये हो सकता है। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट जो मटेरियल्स हैं उनके लिए बैरियर का काम करता है ना, यानी कि ये बैरियर बनाता है, हर चीज को अंदर बाहर आने जाने नहीं देता। न्यूक्लियस की बाहरी मेम्ब्रेन पे जैसा आप देख पा रहे हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ साथ ये कंटिन्यूअस रहती है। आप सबको पता है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो उसके साथ ही अटैच रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर अटैच है, अगर इसमें दानेदार संरचना होती तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता, और इस पर कोई भी राइबोसोम्स के दाने आपको नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। राइबोसोम्स भी इस पर लगे हुए होते हैं जो आपको आउटर न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर पार्ट पे, आपको ये आउटर मेम्ब्रेन पे दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको आप न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये पोर्स न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों मेम्ब्रेन की यहाँ पे फ्यूजन होती है और ये पोर्स जो है डेवलप हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये पोर्स आरएनए और प्रोटीन के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म उसके बीच में मूवमेंट के लिए किसका काम करते हैं, दरवाजे का, पैसेज का काम करते हैं। नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन नंबर में जो वेरिएशन है वो भी देखने को मिल सकता है, यानी यूनिन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर, वो अलग। कुछ मैच्योर सेल्स में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे कि आरबीसीज में, मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में आरबीसीज में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और वेस्कुलर प्लांट्स की सीव ट्यूब सेल्स में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ये सेल लिविंग सेल्स ही कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म की हम बात करेंगे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है और न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन प्रेजेंट होते हैं। आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियोलाई हैं वो क्या है, स्फेरिकल होते हैं, यानी कि शेप में स्फेरिकल होते हैं। इसका कंटेंट जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के सीधे संपर्क में होता है, क्योंकि इस पर कोई भी मेम्ब्रेन
नहीं पाई जाती। यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं, इसका मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो इससे डायरेक्ट संपर्क में है। यहाँ पर आरएनए की एक्टिव सिंथेसिस होती है, यहाँ पे आरएनए की सिंथेसिस होती है, और एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले सेल्स में न्यूक्लियोलाई जो है वो बड़े और संख्या में ज्यादा होते हैं। तो इस समय पे इंटरफेज न्यूक्लियस जब है, यानी कि जब सेल में कोई भी जब वो स्लीपिंग मोड में है, सुसुप्त अवस्था में है, दो सेल डिवीजन के बीच का टाइम है जो उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का क्या होता है, एक लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, वो बिल्कुल उलझे हुए धागों सी संरचना होती है, उसको आप क्रोमैटिन कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, है ना। तो क्रोमैटिन जो होती है वो सेल डिवीजन के अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस के टाइम पे सेल में न्यूक्लियस की जगह पे कुछ स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। जब आपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था कि स्पेसिफिक टाइम पर ही वो क्रोमोसोम्स आपको बने हुए दिखाई पड़ते हैं। जो क्रोमैटिन होते हैं इसमें डीएनए और बेसिक प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं, अब डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसमें किस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स पे ये धागा अटैच रहता है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कैसे होते हैं। सिंगल ह्यूमन सेल में जो लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए का धागा जो होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में बटा हुआ होता है। हर एक क्रोमोसोम में दो क्या होती हैं, दो अलग अलग संरचनाएं होती हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, न्यूक्लियोलस जो है उसको सिंगुलर में हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाई। साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस यहीं पे होती है, नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन, किसी भी बाउंड से कवर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती है ये। इट्स कंटेंट्स आर कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हो गई केंद्रिका की बात, न्यूक्लियोलस की बात हो गई ये। अब क्रोमैटिन, मेन जो चीज पढ़ेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है, लूज इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट इन द इंटरफेज, यानी दो कोशिका विभाजन के बीच का समय, क्योंकि लगातार निरंतर कोशिकाएं क्या करती रहती हैं, विभाजित करती रहती हैं, तो दो कोशिका विभाजन के बीच का समय इंटरफेज कहलाता है। और उसमें जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र का मतलब एक परफेक्ट बना हुआ, उसी क्रोमैटिन मटेरियल से बना हुआ एक शेप है ना। और क्रोमैटिन मटेरियल क्या है, उसी को खोल के उलझा दिया जाए तो एक वो आपका क्या कहलाता है, क्रोमैटिन मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल कहते हैं या आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। उसमें जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो कोशिका विभाजन में कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे, विभाजन के समय में कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पे क्या होता है, जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो शेप लेके क्रोमोसोम्स के रूप में बदल जाता है। क्रोमोसोम्स में क्या क्या चीजें होती हैं, कंटेन्स डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और आरएनए। इसका जो और डीप में है आपका 12th क्लास में, जब आपका डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस तरह से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, वो सब आप पढ़ेंगे। तो आप मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में आपको ये डीएनए का पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 23 पेयर्स, यानी कि 46 ऑफ क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स में डीएनए जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पर ही ये क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, अ क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉल्ड सेंट्रोमियर्स। एक जगह पे ये क्या होता है, संकरा होता है। ऑन द साइड्स ऑफ द सेंट्रोमियर डिस्क शेप्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। क्रोमोसोम दिखने में कैसा होता है, क्रोमोसोम का जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, यहाँ पे कुछ इसी तरीके का तो होता है ना, कुछ इसी तरीके का। ये क्या है, ये है काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स
ये क्या है, काइनेटोकोर है, और ये क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड कहलाती है, सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये एक तरीके का क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। इसको अगर जनरली हम देखते हैं तो कैसे होती है, ये ऐसे और उसको ऐसे एक्स शेप की होती है, ऐसे ये दिखने में आपको एक जैसी दिखाई पड़ती है। तो ये सब क्या है, ये आपका क्रोमोसोम। इसमें ये सिस्टर क्रोमैटिड छोटी बड़ी साइज में डिफरेंट हो सकती है, जिसमें काइनेटोकोर का शेप और काइनेटोकोर का जगह चेंज हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो उसके लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन क्रोमोसोम्स का किया गया है। ये क्या है आपका, ये सिंपल दिखने वाला गुणसूत्र है। इसके बारे में आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ये गुणसूत्र है, इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया गया। हर एक क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, जिसके साइड्स पे डिस्क शेप की संरचना होती है, और वो डिस्क शेप की संरचना क्या कहलाती, काइनेटोकोर्स कहलाती है, ठीक है। सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर, किसके आधार पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे, बेस्ड अपॉन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। 4 प्रकार के क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पहला होता है आपका बच्चों मेटासेंट्रिक। शब्द को ध्यान से सुनेंगे, मेटासेंट्रिक। हो सकता है आपको इसके बारे में मतलब ना पता हो, लेकिन मेटासेंट्रिक जब शब्द आप सुनेंगे तो आपको कुछ आइडिया लगना चाहिए। मेटा का मतलब कहीं बीच की बात हो रही है, यानी कि मेटासेंट्रिक का मतलब है सेंट्रोमियर इसका मध्य में होता है और क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं। जैसा गुणसूत्र आप देख रहे हैं उसमें क्या सब एक जैसे हैं, किसी की आर्म छोटी है, किसी की आर्म बड़ी है, किसी में सेंट्रोमियर डाउन में है, किसी का सेंट्रोमियर मीडियम में है। तो जिसमें सेंट्रोमियर मध्य में होता है और क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म्स इक्वल होती हैं, वो क्या कहलाता है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। सेंट्रोमियर लोकेटेड इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, ये आपका हो गया मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या है, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब सेंट्रोमियर जहां पे लोकेटेड हुआ स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल, यानी मिडिल से थोड़ा सा दूर, रिजल्टिंग इन वन आर्म बीइंग लॉन्गर देन द अदर, जिसमें एक जो है वो थोड़ी बड़ी होगी और दूसरी वाली थोड़ी सी छोटी होगी, है ना। वो क्या कहलाएगी आपकी सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का मतलब कि मेटासेंट्रिक से थोड़ा सा सेंट्रोमियर की पोजीशन जो है चेंज होगी, है ना। ये आपकी है सब मेटासेंट्रिक, जहां पे बिल्कुल मध्य पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर की तरफ है पोजीशन, जिसमें एक आर्म शॉर्ट है और एक आर्म जो है वो लंबी है। एक आर्म क्या है, शॉर्ट है, और एक आर्म क्या है, लंबी है। ये लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है। सेंट्रोमियर की पोजीशन देख के ध्यान देंगे, ये आपकी हो गई एकदम मेटासेंट्रिक, जो मिडिल में, जिसमें सेंट्रोमियर का पोजीशन एकदम मध्य में है और दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं वो लगभग बराबर लंबाई में हैं, वो आपकी मेटासेंट्रिक हो गई। सब मेटासेंट्रिक का मतलब मिडिल से थोड़ा सा खिसकी हुई, सेंट्रोमियर मध्य से कुछ दूर होता है, एकदम मिडिल पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है, तो वो क्या कहलाता है आपका सब मेटासेंट्रिक कहलाता है, जिसमें क्रोमोसोम्स की एक आर्म जो है शॉर्टर होती है और एक आर्म जो है लॉन्ग होती है। तीसरे प्रकार का क्रोमोसोम आपका एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या है, डायग्राम से समझेंगे तो तुरंत समझ आएगा। एक्रोसेंट्रिक का मतलब है कि जहां पे सेंट्रोमियर जो है वो लोकेटेड क्लोज टू द एंड, यानी एक एंड के नजदीक है पर एंड पर नहीं है। ध्यान देंगे, एक बहुत छोटा शॉर्ट सा आर्म आपका दिखाई पड़ रहा है, एंड के नजदीक है, यानी ऊपर ही थोड़ी क्रोमैटिड जो है वो ऊपर निकली हुई है और उसके बाद बीच में वो
बंधा हुआ है, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर लोकेटेड क्लोज टू द एंड रिजल्टिंग इन वन आर्म बीइंग एक्सट्रीमली लॉन्गर देन द अदर, एक ज्यादा बड़ी है और एक बहुत छोटी सी है ना। एक्रोसेंट्रिक का मतलब एकदम ऊपर से नहीं अटैच है, थोड़ा सा नीचे से अटैच, एक क्रोमेटिड बहुत छोटी सी और एक काफी लंबी, तो ये हो गया आपका एक्रोसेंट्रिक। ये आप डायग्राम में देख के समझ सकते हैं, ये है आपका सब मेटासेंट्रिक, 4 प्रकार की होती है। एक है आपका मेटासेंट्रिक जिसमें एकदम मिडिल में होगी, और एक है आपका टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यहाँ पे एकदम। टीलोसेंट्रिक का मतलब सेंट्रोमियर लोकेटेड एट द टर्मिनल पॉइंट। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के एकदम टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में कांस्टेंट जगह पे नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस पाया जाता है। कुछ क्रोमोसोम्स में नॉन स्टेनिंग जगह पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है, इसलिए क्रोमोसोम्स पर एक छोटा सा फ्रेगमेंट दिखाई पड़ता है जिसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। वो इस तरीके का होता है। यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एक क्रोमेटिड के ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई पड़ता है, ये तो सेंट्रोमियर हो गया। अगर इस सैटेलाइट को हटा दिया जाए तो ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम दिखाई पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिखाई पड़ रहा है और किसी चीज से अटैच नहीं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सैटेलाइट। तो ये आपका कहलाता है सैटेलाइट वाला क्रोमोसोम शोइंग सैटेलाइट रीजन। क्या हो गया आपका, क्रोमोसोम showing satellite region. तो types of chromosomes based on the position of centromeres. क्रोमोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, वो सेंट्रोमियर की पोजीशन पे डिपेंड करता है। कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। और एक 5वां प्रकार, एक तो हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, और एक हो गया जिसमें सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, सैटेलाइट शो होता है। तो ये आपका क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। जब हम सेल डिवीजन की बात कर रहे थे तो हमने इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करी थी, है ना। इसका स्ट्रक्चर भी हमने जाना था, किस तरीके से अलग अलग फेजेस आते हैं जिसमें फिर आपका सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो अगर ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों इसका क्या करेंगे, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे, है ना। आप न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था उस ईयर को भी लिख लेंगे, याद कर लेंगे, है ना। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, 1831 में किया था, और फ्लेमिंग ने न्यूक्लियस के मटेरियल को बेसिक डाई के द्वारा स्टेन किया था, जिसमें जहां पे डेंस पार्ट दिखाई पड़ा था उसको उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया था। दोनों वैज्ञानिकों का नाम याद करेंगे। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपका टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। 1 नंबर में पूछा जाएगा तो जितना लिखेंगे, केवल नाम पूछे जाएंगे तो केवल नाम लिख देंगे। अगर उसके अंदर का भी मटेरियल पूछा जाता है तो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है तो लिखेंगे। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो विद डायग्राम लिखेंगे। लेवलिंग करना भूलेंगे नहीं, लेवलिंग को परफेक्शन से करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। सेंट्रोमियर, जो ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर 2 डिस्क से मिल करके जुड़ा हुआ होता है। उन डिस्क्स को आप क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स कहते हैं। वो दोनों डिस्क शेप में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर जो है वो दोनों क्रोमैटिड के बीच में डिस्क जो है जो आपस में अटैच है जहां पे, वो पॉइंट सेंट्रोमियर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको पढ़ना है माइक्रोबॉडीज के बारे में। सैटेलाइट्स क्या है, सैटेलाइट्स है आपका स्मॉल फ्रेगमेंट्स दैट अपीयर ड्यू टू द नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट एट अ कांस्टेंट लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम्स। अब डीएनए और उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में देखेंगे। 12th क्लास में ये बहुत ज्यादा विस्तार में आपका दिया गया है, इसमें हम केवल इसको बहुत शॉर्ट में देख लेंगे। डीएनए और उसका स्ट्रक्चर बहुत शॉर्ट में देखेंगे। कल की क्लास में
या अगले सेशन में हम कुछ नया करेंगे डीएनए और इसके स्ट्रक्चर में। आप सबको पता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए इज अ मैक्रोमोलिक्यूल फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। आपके न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डीएनए ही होता है, और ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि डायग्राम को देख के ही आसानी से समझ में आ रहा है, बिल्कुल सीढ़ी के जैसी संरचना जो ट्विस्टेड होती है। डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके के न्यूक्लियोटाइड्स के बार बार रिपीट होने से बनता है, और उसमें अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो ऐड होते हैं। यानी कि क्या है, पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर जो है वो केमिकल्स से ही मिलकर के बना है। तो डीएनए स्ट्रैंड के बनने में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और फास्फोरस, ये इतने कंपोनेंट्स अटैच होते हैं, तब जाके हमारा डीएनए कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके डीएनए के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम 12th क्लास में बहुत विस्तार में पढ़ेंगे। अभी चूंकि हम सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं और हमने न्यूक्लियस की बात की, तो न्यूक्लियस की बात की जाए और जहाँ पे क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स बनाने वाले डीएनए की बात ना हो तो क्या होगा, आपकी बातचीत अधूरी ही मानी जाएगी। इसलिए डीएनए का भी स्ट्रक्चर हमने देखा। बच्चों, आज की क्लास में कोशिकांगों में सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियस के बारे में आपने जाना। न्यूक्लियस जिसके जो दो मेम्ब्रेन्स से बना हुआ होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बीच में पाए जाने वाले स्पेस को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। और न्यूक्लियस के बारे में हमने जाना, उसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन मटेरियल से ही गुणसूत्र बनते हैं, और सेंट्रोमियर्स की पोजीशन के आधार पर गुणसूत्र 4 प्रकार के होते हैं: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। एक ऐसे प्रकार का गुणसूत्र जहां पे सैटेलाइट प्रेजेंट होता है वो अलग होता है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।